Hello everyone. So let's start our video. Article 4. Okay. So हम सबसे पहले ये हमारा exact Barak language है जिसे you can read like I'm not going to take lot of time. मैं सीधा explanation पे आती हूँ. Article 4 क्या बात करता है, आपको कहीं और ना जाना पड़े, इसलिए मैंने बैरक की जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ रख दी थी. सो एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम. आर्टिकल 4 जो है ना वो बताता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा है, जो लिखा है ना, वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है. यानी कि जब भी हम ना कोई स्टेट बनाएंगे या फिर कोई बाउंड्रीज को ऑल्टर करेंगे या फिर कोई नेम है स्टेट का उसको चेंज करेंगे, ऐसा कुछ भी चेंजेस हम करते हैं तो उन चेंजेस को हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अपडेट करना होता है. ये बात जरूरी है. जैसे आर्टिकल 4 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो चेंजेस अपडेट करे. ठीक है. नाउ मीनिंग और अच्छे से समझते हैं इसका. आर्टिकल 4 इंश्योर करता है कि एवरी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2, आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई नई स्टेट बनाई अंडर आर्टिकल 2 या फिर कोई 3 के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स को या आपने 2 कर दिया या सेम 2 स्टेट्स को 1 कर दिया, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी नेसेसरी है. इंक्लूड्स द नेसेसरी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 4 अलाउज पार्लियामेंट टू अपडेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स. आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल्स जो है उसे अपडेट करना पड़ेगा. आर्टिकल 4 आपको उस चीज की पावर देता है, यानी पार्लियामेंट को पावर देता है. आपको उसके लिए कोई सेपरेट अमेंडमेंट लॉ पास नहीं करना है, आपको पावर वैसे ही मिल जाती है. सो आर्टिकल 4 एक्ट एज अ सपोर्टिंग और consequential provision that makes state reorganization practical and effective. इसको समझाने के लिए मेरे पास इमेज भी है. सो दिस इज द इमेज. ये हमारी पूरी ये एंटायर इमेज है. ठीक है. एंड मैंने इसको, ये आपको पूरा दिखे ना दिखे, छोटा दिखे, इसलिए मैंने इसको इसी इमेज को काट के यहाँ पे भी एक पार्ट लगा दिया और जिसका नीचे वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पे भी लगा दिया. सो आर्टिकल 4 इस इमेज के अकॉर्डिंग हम और अच्छे से समझते हैं. आर्टिकल 4 इंश्योर्स दैट एवरी लॉ made under Article 2 and 3 includes the necessary change in the Constitution. Article 4 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल अपडेट करे. कोई अलग से कोई लॉ अमेंडमेंट उन्हें पास करने की जरूरत नहीं है कि हमने एक नई स्टेट बनाई है तो इसका एक नया लॉ पास कर देते हैं इस बात के लिए. नहीं, आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस डिटेल को मेंशन करना है दैट यू हैव डन दिस. Basically a record you have to keep, you have to mention the details. It acts as a supporting or consequential provision that makes state recognition practical and effective. आप ये डिटेल्स इसलिए मेंशन कर रहे हो कि जो स्टेट है, जो भी आपने चेंजेस किया है वो रिकग्नाइज किए जाए कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक रियल एग्जाम्पल है क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014. आंध्र प्रदेश पहले ऐसा था, ये आप मैप देख लो. देन उसको हमने बांटा आंध्र प्रदेश को और वहां से तेलंगाना निकाला. ठीक है. सो इन 2014 में यहाँ पे पढ़ लेती हूँ क्योंकि सेम ही चीज है. यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना जूम करने के लिए मैंने अलग से काट के इधर रखा. सो इन 2014 तेलंगाना वॉज carved out of Andhra Pradesh under Article 3. So this required many constitutional changes such as division of assets and liabilities, allocation of government employees, changes in representation in parliament, updates in first schedule. तो क्या क्या चेंजेस थे? डिवीजन था, एसेट और लाइबिलिटी का डिवीजन हो जाना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एलोकेशन हो जाना, कौन से तेलंगाना में रहेंगे, कौन सी अथॉरिटी आंध्र प्रदेश में रहेगी, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाना पार्लियामेंट्स में क्योंकि सीट्स भी चेंज होंगी ना, एंड अपडेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स की इन सब जगह स्टेट लिस्ट जो है इसमें अपडेट होना क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज हो जाएंगी. राइट. अपडेट्स इन द फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल में भी अपडेट करना राज्यसभा की सीट पर. ठीक है. वो भी उन पे भी डिफरेंस आएगा, उनमें भी एडजस्टमेंट्स होंगी. सो ऑल दीज चेंजेस वर इंक्लूडेड इन वन लॉ. ये सारे चेंजेस सिर्फ एक ही लॉ में इंक्लूडेड है. जो आपने इतने सारे चेंजेस पढ़े हैं ना कि एक स्टेट बांटने के लिए कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सिर्फ एक ही लॉ में इंक्लूडेड है. ऑल दीज चेंजेस आर इंक्लूडेड इन वन लॉ, द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. राइट. सो नाउ ये आर्टिकल 4 क्या काम करता है? हमारा आर्टिकल 4 का काम क्या है? स्टेप 1, पार्लियामेंट पासिस अ लॉ अंडर आर्टिकल 2 और 3. पार्लियामेंट ने 2 और 3 के अंडर लॉ पास कर दिया. बाहर की स्टेट इंडिया में ला रहे हैं तो आर्टिकल 2 यूज होगा. इंडिया की ही स्टेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 यूज होगा. ठीक है. देन स्टेप 2,
द लॉ इंक्लूड्स नेसेसरी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ है वो इंक्लूड करता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूजिंग द पावर गिवन बाय आर्टिकल 4। स्टेप 3, कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या अपडेट होगा, रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा की सीट्स वगैरह सब कुछ, अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, स्केड्यूल हमारे हो जाएंगे, हमारा सब कुछ दोबारा होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी, ये सारी चीजें हमारी अपडेट होंगी। ठीक है, क्योंकि कोई चीज ऐड हुई है, आप नॉर्मली देख लो ना आपके डेटा में, आपके सिस्टम में कोई चीज ऐड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ रोजमर्रा की लाइफ का, कि आप एक स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, 50 ओके। अब वो बच्चे आप मान लो कि एक और बच्चा ऐड हो जाता है। अब आपको पता होगा अटेंडेंस रजिस्टर में अल्फाबेटिकली नेम्स चलते हैं बच्चों के, तो जो बच्चा अब ऐड ऑन हो रहा है, यानी 51 स्टूडेंट जो हो गए हैं क्लास में, अब उस बच्चे के लिए एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी अटेंडेंस रजिस्टर में भी, हर जगह भी, कि आपको जहाँ जिस जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस वे से उस बच्चे का नेम आपको डालना पड़ेगा। एंड टू मेक श्योर कि उस बच्चे के लिए अगर क्लास में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, तो एडजस्टमेंट्स करके हमें उसके लिए न्यू सीट्स लेकर आनी होगी। फिर एडमिशन प्रोसीजर में भी कई सारी चीज़ें होती है, स्कूल की लिस्ट में भी अपडेट होगा उसका नाम। सो ऐसे मल्टीपल थिंग्स होती है, तो द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यू नीड टू अपडेट एंटायर थिंग। सो अब इसका रिजल्ट क्या है, हमने सारी चीज़ें अपडेट कर ली बिकॉज ऑफ आर्टिकल 4। तो पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है अपडेट करने के आर्टिकल 4 के थ्रू। अब इसका रिजल्ट होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इज मेड प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है ना, जिसे हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि उस स्टेट को हटा दिया, इस स्टेट को मिला दिया, हम बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इसको प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाया गया है। ठीक है, सो अब ये क्यों मैटर करता है, एक तो ये टाइम को सेव करता है। ठीक है, यहाँ पे है हम इधर। ठीक है, सेव टाइम एंड एफर्ट्स बाय अवॉइडिंग अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 प्रोसेस दैट इंश्योर करता है ऑल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैपन इन वन गो। एंड दूसरा, मेक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्मूथ, इफेक्टिव एंड लीगल कंप्लीट। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फिगर था, मैंने विजुअली आपको समझाने की कोशिश की एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा। फिर आता है हमारा व्हाट डज आर्टिकल 4 अलाउ पार्लियामेंट टू डू। आर्टिकल 4 एग्जैक्टली क्या अलाउ कर रहा है पार्लियामेंट को करने के लिए, ये वैसे मैं आपको अपने एक स्मॉल लाइन में समझाती हूँ कि आर्टिकल 4 पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि जो चेंजेस आपने किए हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप अपडेट कर दो, लिख दो, बता दो, जो जो जहाँ जहाँ चेंजेस आने हैं उसकी वजह से वो चीज़ आप मेंशन कर। ठीक है, फिर अब हम इस डायग्राम को समझते हैं या इस पिक्चर को समझते हैं। So in this picture, Article 4 empowers Parliament to include necessary यानी include करना important changes and provision in laws made under Article 2 and 3। आपने जो भी Article 2 और 3 में changes करे हैं आप उसको add कर दो। ठीक है, जैसे कि आपने अमेंडमेंट किया, ठीक है, तो अब जो अमेंड करना होगा वो आपको फर्स्ट शेड्यूल अमेंड करना होगा, जिसमें आपने लिस्ट ऑफ स्टेट को आपको अमेंड करना होगा। मैं ये एक्चुअली ना थोड़ा छोटा लिखा तो आपको लग रहा है मैं लाइन कट कर रही हूँ, बट आई वांट टू अंडरलाइन इट, तो एनीवेज आई एम नॉट अंडरलाइनिंग इट नाउ। सो पार्लियामेंट कैन ऐड, रिमूव और चेंज। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट पे हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ। पार्लियामेंट कैन ऐड, रिमूव और चेंज द टेरिटरीज और नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एग्जाम्पल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एग्जाम्पल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर सेकेंड चीज क्या है, अमेंड द फोर्थ शेड्यूल। अब तेलंगाना वाले एग्जाम्पल के थ्रू हमने फर्स्ट में ये चीज समझ ली कि आपने सबसे पहले शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस लेकर आए। ठीक है, जहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सबसे पहले छेड़ा, फिर उसके बाद आपने लिस्ट कंप्लीट कर दी, लिस्ट में छेड़छाड़ कर ली जो आपको ऐड करना था। अब अमेंड करा आपने, यानी करेक्ट करा या चेंज करा आपने एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, यानी पार्लियामेंट कैन रीएलोकेट सीट्स इन द राज्यसभा बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द नंबर ऑफ सीट्स। जैसे कि पहले क्या था, 245 टोटल सीट्स हुई, अब क्या हो गया, अभी भी 245 टोटल सीट्स है। बट ये एग्जाम्पल किस तरीके से समझाया गया, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना सीट्स इन द राज्यसभा वर रीअलोकेटेड बिटवीन द टू स्टेट्स। तो जो दो स्टेट्स हैं उनके बीच सीट्स को रीअलोकेट किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि स्टेट्स का जो डिवीजन है वो अलग तरीके से हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड, इंक्लूड सप्लीमेंटल प्रोविजन, यानी पार्लियामेंट कैन इंक्लूड provisions needed to make state reorganize smooth।
ऐसे कुछ लॉज, ऐसे कुछ प्रोविजन बना दे रहे हैं जिससे अगर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हमें करना पड़ रहा है तो वो स्मूथली हो जाए। जैसे कि डिविजन ऑफ एम्प्लॉयज, कि उसके बाद आपको एम्प्लॉयज को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिविजन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, आप दो स्टेट्स को बांटोगे तो एसेट और लाइबिलिटी भी बटेगी, और सर्विसेज जो है उन्हें भी एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर 2014 एक्ट जो था ना उसमें इंक्लूड किए गए थे प्रोविजंस शेयरिंग एसेट, एसेट और लाइबिलिटी और के एंड एम्प्लॉयज के बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, की किस तरीके से ये लोग आपस में शेयर करेंगे या फिर एलोकेट करेंगे इन चीज़ों को, ताकि चीज़ें स्मूथली हो जाए। क्योंकि हर चीज़ जो लॉ के, जब हम लॉ बना देते किसी चीज़ का, वो चीज़ रिटन होती है तो वहाँ पे बहस की स्कोप खत्म हो जाती है, और एज पर द थिंग्स मेंशन्ड इन द लॉ यू हैव टू डू दैट। नाउ फोर्थ, include in incidental provisions. Parliament can add provisions that are connected to the main change but not directly part of it. ठीक है, जो पार्लियामेंट है ना वो ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कनेक्ट करते हैं मेन चेंज से, बट नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ इट, बट उसका डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट मेन चेंज को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, लॉ एंड रूल्स दैट मेंशन आंध्र प्रदेश वर अपडेटेड टू अप्लाई टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो भी लॉज और रूल्स थे ना जो आंध्र प्रदेश नाम से मेंशन थे, उन्हें अपडेट किया गया और उन्हें अब अप्लाई किया जाएगा दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। मतलब उस लॉ की डेफिनेशन में जहां जहां आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था, वहां वहां अब वो सेम रूल जब तेलंगाना पे भी आ रहे हैं, तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो खुद ही एज्यूम कर लो ना कि अब तो दोनों स्टेट्स बढ़ गई है तो तेलंगाना पे भी लगाएंगे। हमें उसमें जाके डेफिनेशन को चेंज करना होगा कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वी नीड टू मेंशन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। लॉ के अंदर आपका एक एक वर्ड डिसाइड करता है कि केस कहाँ से कहाँ जा सकता है, तो हम लॉ में कोई भी वर्ड नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। सो चेंजेस इन द लॉ रेफर टू ओल्ड स्टेट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स एंड अडॉप्शन ऑफ advertising rules and authorities. Now fifth one, include consequential provision. Parliament can make changes that naturally follow from state reorganization. जो parliament है वो changes कर सकती है जो naturally follow करते हैं state reorganization को, यानी कि जहाँ पे स्मूथ काम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझो, लोकसभा सीट्स वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, लोकसभा की सीट्स को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच उनके क्रिएशन के बाद, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, इससे रीऑर्गेनाइजेशन इजी हो गया, एक नेचुरल फ्लो चला गया उसका, ठीक है। सो चेंजेस इन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट, सीट्स रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस आए, एंड चेंजेस इन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर में तो आने ही आने थे चेंजेस। नाउ सिक्स्थ, not a constitutional amendment. Law made under Article 4 and not treated as constitutional amendments under Article 368. इससे समझते हैं एग्जाम्पल से, जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 है ना, उसे पास किया गया था अंडर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, नॉट अंडर आर्टिकल 368, यानी इट वाज नॉट लाइक एन अमेंडमेंट। हमने लॉ को चेंज नहीं किया था। तो जो भी लॉ जो अनमेड किया जाता है, जो भी लॉ बनाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला लॉ जो बनाया गया था वो आर्टिकल 4 के अंडर बनाया गया था, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। जो लॉ बनाया गया है नया, बार बार बोल रही हूँ स्मूथ प्रोसेस के लिए, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 4 का जो लॉ, आर्टिकल 4 के अंडर जो लॉ बन रहा है, इट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इस बात का हमें ध्यान रखना है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। So seventh is, can be passed simple majority because laws under Article 4 are not constitutional amendments। क्योंकि अब जो 4 के अंडर जितने भी laws अगर हम बना रहे हैं for the change, वो constitutional amendments नहीं है, तो उन्हें पास किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, क्योंकि अमेंडमेंट्स में अच्छी खासी मेजॉरिटी जरूरी होती है पास करने के लिए। क्योंकि अमेंडमेंट इज कॉल्ड समथिंग यू आर चेंजिंग, यू आर मेकिंग अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फ्रीली नॉट अलाउड। आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो अब वो अमेंडमेंट तो नहीं मानी जा रही, तो उसे थोड़ा सा इजीली पास किया जा सकता है, ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस, कैसे पास किया जा रहा है, बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, वोट किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से और पास हो जाता है। नो स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और जो स्टेट का रोल था
कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर की कितनी ज़रूरत होती है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में, विच वॉज फॉर आर्टिकल 3। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको अभी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर किए हैं, वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, मतलब जो मैंने अभी आपको ये समझाया है ना डायग्राम, ये सब मैंने रिटन में ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों डायग्राम्स का। तो ये स्लाइड्स अगर आपको एसेस लेना हो तो यू कैन टेक, ठीक है। नाउ व्हेनेवर अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, जब भी कोई न्यू स्टेट बनाई जाती है तो आर्टिकल 4 इंश्योर करता है कि ऑल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली एज आई टोल्ड यू। When Telangana was created in 2014, the first schedule was amended to include Telangana as a new state. जब तेलंगाना बना था तो पहला स्केड्यूल अमेंड किया गया था ताकि तेलंगाना को न्यू स्टेट दिखाया जाए उसके अंदर, यानी कि आपने रिकॉर्ड्स में डाल दी ये चीज़, एक तरीके से लिस्ट अपडेट कर दी। When तेलंगाना was formed, the fourth schedule, और क्या चेंज हुआ था, फोर्थ स्केड्यूल चेंज हुआ था, जो कि ऑल्सो अमेंडेड टू एडजस्ट द नंबर ऑफ सीट्स जो राज्यसभा में भी थी उनको एडजस्ट करने के लिए फोर्थ स्केड्यूल में चेंजेस किए गए थे। During the States Reorganization Act 1956, Article 4 allowed multiple changes in state boundaries and names along with necessary updates in the Constitution। यानी multiple changes होते हैं state की boundaries में, तो वो सारी चीज़ें update की जाती है Constitution में ड्यूरिंग द States Reorganization Act 1956। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स रियल एप्लीकेशन जो उनका हुआ है, जैसे कि द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मेरे से गलती से, हाँ, द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 डिवाइडेड पंजाब एंड क्रिएटेड हरियाणा। तो इस एक्ट ने क्या किया था, 1966 का ये एक्ट था, इसने पंजाब को डिवाइड किया था और हरियाणा बनाया था, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की। सो द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया जो रियल है, ठीक है। देन सेकंड इज द स्टेट ऑफ हिमाचल एक्ट 1970। तो हम देख रहे हैं ना, जो जो स्टेट हम या डिफरेंट को चेंज कर रहे हैं हम, तो उसके लिए एक एक्ट बन रहा है कन्वर्ट। और ये एक्ट क्यों बन रहा है, ये मैं आपको भी पीछे ही सिखाते आई हूँ, ताकि जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज और जो अथॉरिटीज को डिवाइड करते हैं आपस में दोनों स्टेट्स के बीच, यूनियन टेरिटरी किसी के भी बीच, तो वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। कन्वर्टेड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को कन्वर्ट किया था 1970 में फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी इनटू अ फुल स्टेट। देन थर्ड, द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 led to the creation of मेघालय as an autonomous state, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि क्रिएशन हुई थी मेघालय की, कैसे क्रिएशन हुई थी मेघालय की, एक ऑटोनमस स्टेट में हुई थी मेघालय की क्रिएशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन ऑल दीज केसेस आर्टिकल 4 अलाउड पार्लियामेंट टू मेक necessary constitutional changes without using article 368, ठीक है। मैं आपको भी ऑटोनमस स्टेट का मीनिंग भी बता दूंगी, पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं। इन ऑल दीज केसेस, इन सारे केसेस में आर्टिकल 4 जो है ना, जो अलाउड करता है पार्लियामेंट को कि वो बना मतलब कर सकता है नेसेसरी चेंजेस विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368, यानी उसे आर्टिकल 368 यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं कि आर्टिकल 368 क्यों बार बार बोला जा रहा है, क्या है ये, एंड दूसरा ऑटोनमस स्टेट। तो अब इन दोनों का आंसर मैं आपको देती हूँ। ऑटोनमस स्टेट सबसे पहले हम समझते हैं, ऑटोनमस स्टेट होता है वो स्टेट जो ना खुद अपने लॉज बना सकती है, खुद को गवर्न कर सकती है, लेकिन वो तब भी इंडिया का पार्ट ही रहेगी और उसे इंडिया की स्टेट ही बोला जाएगा। वो इंडिपेंडेंट तो होगी बट वो एक कंट्री नहीं होगी। तो मेघालय को हमने ऑटोनमस स्टेट बोला गया था यहाँ पे कि वो अपने लॉज बना सकती है, बट आप तब भी इंडिया का ही पार्ट रहोगे। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ डिफरेंट कंट्री बिकॉज यू आर रूलिंग योर ओन वे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा आता है आर्टिकल 368, जिससे हम बार बार जब जब आर्टिकल 4 की बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 368 को भी बोल रहे हैं। देखो आर्टिकल 368 में ना मेजॉरिटी गिवन है कि ना हमें ना कितनी मेजॉरिटी चाहिए कोई भी बिल को पास करने के लिए, कोई अमेंडमेंट पास करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। अगर वो नहीं मिलती है तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका वो बिल पास ना हो, वो लॉ ना बन पाए, वो चेंजेस ना हो पाए, ऐसा कुछ।
तो आर्टिकल 4 जो है, जब आर्टिकल 4 की बात की जाती है, मेजॉरिटी हमें आर्टिकल 4 में भी चाहिए कुछ चेंजेस करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 368 के जितने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, जितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उतने स्ट्रिक्ट रूल्स आर्टिकल 4 में अप्लाई नहीं होते, इसलिए हम बार बार इसे कंपेयर करके कह रहे हैं कि वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी विच वी आर कंसिडरिंग इन आर्टिकल 368। आर्टिकल 4 में थोड़ा लाइट रखते हैं हम, और कुछ बेसिक मेजॉरिटी से भी नॉर्मली बिल इजी स्टेप्स के साथ पास हो जाता है, इतने लंबे प्रोसीजर नहीं होते हैं, बट हार्श इसका तरीका नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसको समझने के लिए आर्टिकल 4 को 2 और 3 का आर्टिकल का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। So now legal position and case law. So the judiciary has clarified the scope and limitation of Article 4 through important interpretation, यानी कुछ important understand करना, interpret किया गया था, जिसकी वजह से जुडिशरी है उन्होंने clarify किया था scope and limitation of Article 4. So the Supreme Court has held that Parliament has wide and plenary power अंडर आर्टिकल 3 and 4 फॉर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो पार्लियामेंट, हमने थर्ड जब आर्टिकल कवर कर रहे थे उस वीडियो में भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है, एक सुप्रीमेसी एंजॉय कर रही है फॉर चेंजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो पार्लियामेंट के पास काफी अच्छी पावर है। सो इन द बेरुबरी यूनियन केस 1960 द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल 3 and article 4 apply only to internal changes within India, okay। जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 है, ये सिर्फ इंटरनल चेंजेस की बात करते हैं, जो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर हो रहे हैं। तो नाउ एक वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज दैट आर्टिकल 3 का हमें पहले से पता था कि वो इंडिया के अंदर के चेंजेस की बात करता है, दोज हु हैव सीन माय लास्ट वीडियो। बट आर्टिकल 4 जो है उसके बारे में हमने अभी ही ये चीज़ को समझा है, और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आर्टिकल 4 सिर्फ इंडिया के अंदर के चेंजेस की ही बात कर रहा है, अनलाइक आर्टिकल 2, बिकॉज आर्टिकल 2 में बाहर की बात हो रही है, ठीक है। सो द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इफ इंडियन टेरिटरी इज टू बी गिवन टू अ फॉरेन कंट्री, अगर कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है, अगर इंडियन टेरिटरी को हमें किसी फॉरेन कंट्री में देना पड़ता है, देन द आर्टिकल 368 मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 3 और 4। तो अब आपको आर्टिकल 368 यूज करना पड़ेगा, आप आर्टिकल 3 और 4 से अपना काम नहीं चला सकते कि बेसिक मेजॉरिटी मिल गई भेज दो, नहीं। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्ट्रिक्टर रूल्स, बेटर प्रोसीजर, एक ऐसा लंबा प्रोसीजर और ऐसी मेजॉरिटी जिसको आप अच्छे से सोच समझ के ये चीज करो, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर अंदर देखो, अपने घर के अंदर आपने सोफा इधर शिफ्ट कर दिया, अलमारी उधर शिफ्ट कर दी, बेड इधर शिफ्ट कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आप अपने घर से कोई चीज बाहर शिफ्ट करोगे, यू नीड टू आस्क द पीपल ऑफ द हाउस जो उस घर के अंदर है। तो ऐसे ही जब हम इंडिया से बाहर कोई चीज भी, कोई अपनी एक टेरिटरी भी, यूनियन लाइक अपना लैंड दे रहे हैं, तो हमें उस चीज को अच्छी खासी मेजॉरिटी, अच्छे खासे डिस्कशन और प्रॉपर रूल्स के साथ ही भेजना होगा। हम ऐसे बेसिक मेजॉरिटी के साथ तो बात करके नहीं भेज सकते, ठीक है। Now the judiciary has emphasized that Article 4 cannot be used to bypass the constitutional amendment. जुडिशरी ने इस बात पे पूरा एम्फसाइज किया है, यानी जोर डाला है कि आर्टिकल 4 जो है ना, उसे यूज नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए, यानी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजेस है ना, उसमें आप सोचो कि आर्टिकल 4 से काम चल जाएगा, नहीं। इफ यू वांट टू मेक अ बिग चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑलमोस्ट एन अमेंडमेंट, तो वहां पे आर्टिकल 4 आप यूज नहीं कर सकते। आप हर चीज को आर्टिकल 4 के डिफेंस में यूज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अपनी पावर को सुप्रीम बनाने के लिए हर जगह आर्टिकल 3 और 4 का यूज नहीं कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन थी जो लिमिटेशन लगा देती है, ठीक है। स्पेशल पॉइंट, आर्टिकल 4 plays a crucial यानी important role in making the Indian constitution flexible and adaptable। आर्टिकल 4 ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने में। आर्टिकल 4 इंश्योर करता है जो टेरिटोरियल चेंजेस है कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली, उन्हें जल्दी से जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए, ज़्यादा अननेसेसरी लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ना हो उसका। देन आर्टिकल 4 सपोर्ट करता है आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। So ये quick revision है। Article 4 provides that law made under Article 2 and 3 must include necessary amendments to the first and fourth schedule. You need to change first and fourth schedules for the Article 4 changes.
ठीक है। देन आर्टिकल 4 अलाउ पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो इंक्लूड कर सकता है सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस इन सच लॉ। देन आर्टिकल 4 clearly states such laws are not constitutional amendments under Article 368 and Article 4 allows such law to be passed by a simple majority. Okay, हम आपने तीन वर्ड्स पढ़े, दोबारा इस पे आते हैं। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल। हमने इन्हें पहले भी पढ़ा था, अगर शायद आपने एक्सप्लेनेशन में इन्हें मिस कर दिया हो तो। ठीक है, तो ये हमारा है कॉन्सिक्वेंशियल। पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस दैट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है, लोकसभा सीट्स जो थी वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आफ्टर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था प्रोविजन, ये था कॉन्सिक्वेंशियल। और आगे भी आते हैं अब हम। आगे भी है जो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। इवन आई ऑल्सो हैव टू सी, क्योंकि मैंने ये सारे वर्ड्स यहीं पर ही कवर करे थे। ये रहा, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन दैट मेक्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशियल मैंने अभी आपको कवर कर दिया है। ये सप्लीमेंटल अपने थर्ड पॉइंट में आता है कि पार्लियामेंट जो लॉज बना रही है, जैसे जैसे हमने पढ़ा था ना कि हर स्टेट के लिए या हर चेंज के लिए एक एक लॉ बनता जा रहा है, जिससे आसानी होती है कि हम एम्प्लॉयज़ को कैसे डिवाइड करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी को कैसे डिवाइड करेंगे, सर्विसेज को कैसे एलोकेट करेंगे, ये सारी चीज़ों में स्मूथ वर्क हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन ईजिली हो जाती है, तो वो सप्लीमेंटल प्रोविजन हो जाता है। फिर हमारा आता है इंसिडेंटल प्रोविजंस, जिसमें क्या होता है, साइड के जो कुछ लॉज होते हैं, लॉज कह रही हूँ मैं, लॉज होते हैं, उनको उन पे वर्क किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एक तो ये पता नहीं क्या क्या। ओके, एग्जाम्पल है, लॉज एंड रूल्स दैट मेंशन्ड इन आंध्र प्रदेश वर अपडेटेड टू अप्लाई आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेपरेटली। यानी कि साइड के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे चेंज इन लॉज को आपने चेंज कर दिया, रेफर टू द ओल्ड स्टेट, एंड कुछ कंटिन्यूटी रखी है आपने, पेंडेंसी लीगल प्रोसीडिंग, यानी कंटिन्यूटी ऑफ पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। अब बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, उनको आपने कंटिन्यू रखा। अडेप्शन ऑफ आई वाज राइटिंग रूल्स एंड अथॉरिटीज, तो कुछ अथॉरिटीज आपको अडेप्ट करनी पड़ रही, कुछ चीज़ें चेंज करनी, वो आप करते गए। तो यानी साइड बाय साइड बहुत सारा काम चलता रहता है, तो उसको हम इंसिडेंटल में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, so consequential, incidental, supplemental, I hope this is also clear to you. If not clear, please mention in the comment section. मैं इन चीज़ों के ऊपर रील्स बना दूंगी और कुछ नहीं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट, हमारा कंक्लूजन आ जाता है। आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 जो है वो हमें आर्टिकल 3 जो है वो गिव कर देता है पार्लियामेंट इंडिया को, आपको पता ही है कि वो मैप को चेंज कर सकती है। वाइल आर्टिकल 4 जो है वो इंश्योर करता है दैट ऑल दोज चेंजेस आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 इंश्योर करता है कि वो सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो। Together they make the system flexible, practical and efficient for a diverse country like India. So I hope this video is clear. All the आर्टिकल 2, 3 जो मेरी प्लेलिस्ट देख कर आए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आर्टिकल 2, 3 एंड 4 क्लियर हो गए होंगे अच्छे से आपको। आर्टिकल 1 ऑलरेडी बहुत ईजी है, बट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 सब ईजी ही है, लेकिन इनमें ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो जिनमें से ना क्वेश्चन आते हैं, जो हम ना ध्यान नहीं देते हैं। हम बस बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, अच्छा हमें तो पता ही ये चेंजेस है वो चेंजेस है, पढ़ के चले जाते हैं, बट कुछ सच में ऐसी चीज़ें होती है जिनके ऊपर से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, so that's it in this video. Please don't forget to subscribe, like, share. Thank you.